हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस लेट्स क्रैक। मेरा नाम है शिखर पांडे और आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तो आज की जो क्वेश्चन सीरीज है इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। और आप सभी के सामने पहला प्रश्न आता हुआ। तो पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो इसमें देखिए, बालक जो है अमूर्त संकल्पना के विषय में सोच रहा है और तार्किक चिंतन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी पियाजे जी ने चार अवस्थाएं दी हैं। पियाजे कौन थे? पियाजे हमारे संज्ञानात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बालक के विकास के लिए चार अवस्थाएं बताई थी। उन चार अवस्थाओं में आप देख सकते हैं दिया हुआ है। पहली अवस्था इसमें अलग अलग दिया हुआ है। पहली अवस्था हमारी संवेदी प्रेरक होती है जो कि 0 to 2 ईयर होती है। दूसरी हमारी 2 to 5 ईयर यानी पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी हमारी हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक यानी 5 to 7। और चौथी जो होगी वो 7 to 11 ईयर हो जाएगी। तो अब आप समझ रहे होंगे, आपको एजेस दे दिया गया है तो आप आसानी से आप कर सकते हैं कि बालक अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक यानी 7 to 11 ईयर में करेगा। यानी यह वह तभी कर सकता है जब वह 7 to 11 ईयर में होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बालक जो है इस समय अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। जैसे उसके सामने कोई घटना घटित हुई है या कुछ किसी पार्टी में, शादी में कहीं पे गया है, वहाँ पे उसने डेकोरेशन वगैरह देखी हुई है। अब वो घर पर आता है तो वह उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से बता सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो वो जो सामने उसके होगा वो वहीं पे बता पाएगा। अगर वो मैरिज में गया है, डेकोरेशन के बारे में आप पूछ रहे हैं, बाद में अगर पूछेंगे तो वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा या शायद उसे याद भी ना रहे। लेकिन अगर आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अन्य नाम है जिसको हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी तरह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अन्य नाम जो है वो है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा ही नहीं बल्कि डीपली एनालिसिस भी कराऊंगा, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बच्चों में बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो इसमें चार ऑप्शन जो हमारे कोहलबर्ग पहला है, दूसरा स्किनर है, तीसरा एरिक्सन है और चौथा पियाजे हैं। सभी जानते हैं पियाजे के द्वारा किया गया था। कोहलबर्ग हमारे किसके हैं? नैतिक विकास के हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने बच्चों के लिए दिया था। दूसरा हमारा स्किनर है, इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, व्यवहारवादी हैं। और एरिक्सन हमारे जो हैं ये सामाजिक सिद्धांत का दिए थे। और पियाजे जो है ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुनायी हैं या कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बच्चे की चार अवस्थाओं के बारे में बताया था। देखते हैं बच्चे की चार अवस्थाएं कौन कौन सी थी। एक ब्लैंक स्क्रीन लेके बेहतर तरीके से समझते हैं। तो पियाजे जी ने चार अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली इसमें है संवेदी प्रेरी अवस्था, प्रेरक अवस्था, जिसका एज मैंने 0 to 2 ईयर बताया। दूसरा है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक जो कि 0 to 5 ईयर है। तीसरा हमारा जो अभी आता है मूर्त संक्रियात्मक, या इसको हम अनौपचारिक भी बोल देते हैं, ये हमारा 5 to 7 है। और चौथी जो अवस्था उन्होंने बताई थी वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताई थी, जो कि 7 to 11 ईयर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन जो है वो डी राइट है और पहले का जो ऑप्शन वो राइट था वो था बी। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे सिद्धांत से संबंधित है। यानी विकास कभी ना समाप्त होने वाली
प्रक्रिया है। ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत। आप समझते हैं कि ये कह क्या रहा है? इसका मतलब है कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, यानी जब तक मानव का जीवन या किसी भी जीव का जीवन है तब तक विकास चलता रहता है। अब दो टर्म होते हैं, आपने सुना होगा, एक होती है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। जो वृद्धि होती है ये कुछ समय पश्चात रुक जाती है, जैसे आप बोल सकते हैं परिपक्वता आने के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट हो गई, वो बोलते हैं किशोरावस्था के बाद हाइट बंद हो जाती है, यानी बढ़ना रुक जाती है। किंतु विकास, अब जैसे विकास में क्या ले लें, जैसे मानसिक विकास है तो ये जीवन पर्यंत तक होता रहता है। सामाजिक विकास है, ये भी जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। ये सारे विकास और अन्य भी विकास हैं। नैतिक विकास है, ये भी जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। इसी तरह से अन्य विकास भी हैं जो जीवन भर चलते रहते हैं। और एक टर्म और मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा, एक होता है मृत्युपरांत और दूसरा होता है जीवन पर्यंत। दोनों में डिफरेंस यही है कि जीवन पर्यंत ये है, ये जो जीवन पर्यंत होता है ये लाइफ जब तक एग्जिस्ट करेगी नेचर में तब तक के लिए है। मृत्युपरांत यानी मृत्यु के बाद। ये दोनों टर्म इसलिए मैं बता रहा हूँ, पॉइंट ये दोनों शब्द इसलिए बता रहा हूँ, वर्ड ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे वर्ड कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत का अर्थ यही हुआ कि जो हमारी विकास है ये लगातार निरंतर चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो बी हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आज की सीरीज का। और जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्व विशेषता माननी चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पेडागोजी का है। तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, जनरल सी बात है। दूसरी है धैर्य एवं दृढ़ता। तीसरी है शिक्षा पद्धतियाँ और दक्षता। और अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो एक जो शिक्षक होता है उसमें सबसे महत्व मतलब कि विशेष जो विशेषता होनी चाहिए वो धैर्य एवं दृढ़ता होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न मैं आपको ब्लैंक साइड पे बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि शिक्षक के पास अगर धैर्य है और दृढ़ता है तो वो अपने कार्य को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, मान लीजिए आपके कक्षा में कई ऐसे बच्चे हैं जो उद्दंड हैं, तो आप उनको क्या करेंगे? अलग अलग शिक्षण विधियां कितनी भी प्रयोग कर लें वो एक दिन में सुधर नहीं सकते हैं या एक दिन में वो पढ़ने नहीं लगेंगे। आप उनको कितना भी पीट दें, मान लीजिए एक बालक है जिसका नाम है टिल्लू, ये बहुत शरारत करता है, ये आप हैं चेयर पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं इसकी शरारतों को। ये टिल्लू बहुत शरारत करता है और आप इसको समझाते हैं, आप इसको निरंतर समझाते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी पिटाई कर दी, एक दिन दो दिन पिटाई कर दी, तो क्या सुधर जाएगा? नहीं। आपके पास धैर्य है, आप उसको निरंतर समझा रहे हैं, अभिभावकों से उसके मिल रहे हैं, उसकी उद्दंडता का कारण पता कर रहे हैं, वो इस उद्दंडता को क्यों कर रहा है, वो मानसिक रूप से उसको कोई विकृति है या उसको घर में कोई प्रॉब्लम है या उसकी रुचि पढ़ने में नहीं है या जिसकी उसकी समस्या क्या है, इस बारे में आप पता करेंगे। और ये पता तभी आप करेंगे जब आपके पास धैर्य होगा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी है कि आप अगर बहुभाषी कक्षा में हैं, तो बहुभाषी कक्षा में हैं तो जाहिर सी बात है बहुभाषी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनकी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होगी, अलग अलग प्रकार की भाषा होगी। अब होगा क्या कि अगर आप बहुभाषी कक्षा में हैं और आपके पास धैर्यता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो आप वहाँ पे विचलित हो जाएंगे और बेहतर ढंग से उस कक्षा का संचालन नहीं कर पाएंगे। आप जैसे किसी बच्चे को उसके घर की लैंग्वेज में बात करते हुए देखेंगे
तो आप उसको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे, तो दोबारा क्या होगा कि वो बच्चा जो प्रश्न पूछ रहा है या बात कर रहा है वो बात नहीं करेगा। इससे बच्चे में जो बेहतर ढंग से अधिगम होना था वो होगा ही नहीं, जो विकास एक बेहतर ढंग से होना था, जो विकास बेहतर ढंग से होना था वो विकास होगा ही नहीं, वहीं पे स्थायी रह जाएगा। और स्थायी विकास का स्थायी हो जाना विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि जब उसका विकास ही नहीं होगा तो वो वहीं पर स्थिर रह जाएगा। तो इसी के साथ पढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और हमारा प्रश्न का जो राइट आंसर है वो दृढ़ता एवं दृढ़ता है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि मैं आपको गलत समझा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल ये तथ्य जितने भी बताए जा रहे हैं, बिल्कुल ये खोज के, काफ़ी रिसर्च के बाद आपको पढ़ाए व समझाए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन से चार में सृजनात्मकता का पोषण करता है। कितना प्यारा प्रश्न है। एक वर्ड कीवर्ड दे दिया गया, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी वर्ड खुद में अपने आप में बहुत खूबसूरत शब्द होने के साथ साथ इसका जो अर्थ है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है। पहला ऑप्शन है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी का अंतर्ज्ञात, ये सॉरी ये ज्ञात है, जात नहीं है, अंतर्ज्ञात, इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। ये अंतर्ज्ञात जात ज्ञात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अनुसार उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन कह रहा है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्ध के लक्ष्य पर बल देना। अब बल देने जली जैसी बात आ गई। तीसरा है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए उन्हें कोचिंग देना, कोचिंग देने जैसी बात आ गई। तो ये आपका जो एनसीएफ है ये इन दोनों बातों को पूरी तरह से नकारता है कि ना बच्चे को किसी का प्रकार का बोझ या बल देकर पढ़ाएंगे या उसको हम अन्य कोचिंग के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके यहीं पे कट हो गए। अब क्वेश्चन कराने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये भी मैं अलग तरीका, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन कराए उस तरीके से नहीं, 5वें क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से करा रहा हूँ। तो ये भी मेरी एक क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता है। अब इन दो ऑप्शनों में आप देखिए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। क्या केवल अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए ही आप विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण देंगे? उसके अलावा उनको आगे बढ़ाना, उनका विकास अच्छे से हो, सामाजिक उनका जो रूप है वो अच्छे से निखर आए और समाज में वो अच्छे प्रतिभागी हों, इन सब चीज़ों के लिए भी तो करेंगे। बहुत सारे पक्ष हैं, उसका बौद्धिक स्तर भी अच्छा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो कह रहा है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्ज्ञात प्रतिभाओं, बहुत यूनिक ऑप्शन है। यूनिक ऑप्शन क्या है कि हम प्रत्येक शिक्षार्थी का, मान लीजिए आपके क्लास में 15 शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, और उन 15 विद्यार्थियों का हमको बहुत अच्छे से हम उनकी प्रतिभा को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से 5 विद्यार्थी पढ़ने में तेज़ हैं, 5 विद्यार्थी खेल कूद में तेज़ हैं, वो विभिन्न प्रकार के ओलंपिक्स में बेहतर करते हैं, और बाकी जो 5 हैं वो पेंटिंग अच्छी करते हैं। मान लीजिए क्या अच्छे करते हैं, पेंटिंग अच्छे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनकी प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, यानी जो पेंटिंग में है उसको पेंटिंग के फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो पढ़ने में तेज है उसको और आगे पढ़ने में तेज करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियाँ प्रयोग करेंगे या खोज विधि, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें प्रयोग करेंगे। और जो हमारा तीसरा बच्चा है उसके लिए हम उसके अनुसार खेल के लिए उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है। अक्सर विद्यालयों में होता क्या है कि शिक्षक आता है, बोर्ड पर लिखता है और चला जाता है, या बोर्ड पर लिखकर बच्चों को बोल देता है कि इसको उतार लो। लेकिन जब आप सोचिए कि बच्चों को ये मौका मिले, जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया, मान लीजिए मैंने पोषण के बारे में आपको पढ़ाया, नर्चर इसको बोलते हैं, नर्चर। अब नर्चर को पढ़ाने के बाद मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि बेटा आप कुछ भी, या भैया आप कुछ भी पूछिए नर्चर के बारे में, आपको जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को कहेगा, मुझसे बताएगा, तो मैं उसकी समस्या को हल करूँगा। इससे क्या होगा, उसमें रुचि जागृत होगी पढ़ने के प्रति। और सबसे बड़ी बात, अभिप्रेरणा जागृत होगी पढ़ने की। अभिप्रेरणा जागृत होगी तो रुचि जागृत होगी, और रुचि जब जागृत होगी तो वो और उच्च प्रतिभा के साथ प्रतिभागी
प्रतिभाग लेगा या प्रतिभागी होगा, मतलब कि जो भी क्रियाकलाप आप कराएंगे उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी एक क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने एक क्वेश्चन को ही बार बार घुमा दिया है। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर वही है कि वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है संवेदी प्रेरक और पूर्व संक्रियात्मक है नहीं, मूर्त में वो केवल तार्किक रूप से चिंतन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में कर रहा है। अब वस्तुओं अगर होता, केवल वस्तु होता तो हमारा मूर्त सही होता, लेकिन घटनाओं के बारे में बात हो गई है। किसके बारे में? घटनाओं के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि वो किसी घटना को देखा है और उसको उस घटना को आपके समक्ष वो अच्छे से प्रस्तुत कर पा रहा है, बता पा रहा है। तो वो किस अवस्था में है? औपचारिक में है, 7 से 11 वर्ष के बीच है। उससे ऊपर भी हो सकता है पर नीचे उससे तो नहीं ही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य। अब आपको प्रौढ़ावस्था तो आप जान रहे नहीं होगा, अब आपको इन तीनों में प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि कह रहा है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य। बहुत लोगों के दिमाग में पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था भी आ रहा होगा। तो बता दूं कि पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था जो भी आपकी अवस्था है वो टोली की अवस्था बोली जाती है, मैंने मान लिया। लेकिन उसमें क्या वो बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं? नहीं, वो क्यों अपने जैसा खेल कूद है तो उसी के प्रति सक्रिय रहते हैं। यानी अगर वो फील्ड में मिल रहे हैं तो खेल कूद करेंगे, उसके बाद वो अलग हो जाएंगे तो फिर अलग ही रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि उनमें और चीज़ों के लिए सक्रियता नहीं रहती है। तो लेकिन किशोरावस्था में बहुत ही ज़्यादा अपने समवयस्क समूह के प्रति सदस्य के प्रति सक्रिय रहते हैं। अब जैसे बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि आपका दोस्त है और आप कहीं पर जा रहे हैं, और ऐसा हुआ कि आज के समय में जो एग्जाम्पल चल रहा है वही बता रहा हूँ। हुआ ये कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, अक्सर ये होता है। तो लड़ाई होती है तो आप क्या बोलते हैं? रुको मैं अभी बताता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं अभी बताता हूँ, रुको। और आपने तुरंत फ़ोन निकाला और किसको कॉल की? अपने मित्र को, जो आपकी एज का या आपके ग्रुप का है, समवयस्क समूह का है। उस फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को फ़ोन किया और उसने दूसरे को फ्रेंड को फ़ोन किया। इस तरह से एक पूरी चैन बन गई, और आपके जो सदस्य, जो मित्र हो गए, उनकी संख्या धीरे धीरे, जो आप एक थे वो कितनी हो गई? 10, 20, 50, 100, कुछ भी हो गई। सक्रिय सदस्य की संख्या जो है वो बढ़ गई। तो जैसे किशोरावस्था इसका राइट आंसर है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही खूबसूरत सा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी विधि? खेल विधि। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। अब देखिए, खेल विधि किसने दी थी? फ्रॉवेल ने दी थी। किसने दी थी? फ्रॉवेल ने। एक मिनट। तो खेल विधि के जनक कौन है? फ्रॉवेल महोदय। अब कन्फ्यूजन दूर होगा यहीं से। फ्रॉवेल किसके लिए दी थी? किसके लिए? तो छोटे बच्चों के लिए। आपके प्रश्न का आंसर यहीं से मिल रहा है। अब छोटे बच्चों को सामाजिक तरह से सक्रिय तो करेंगे नहीं, तो ऑप्शन डी गलत हुआ। दूसरी बात उसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्या है? किस पर दी थी? बच्चों को दी थी। और खेल विधि जो बच्चों को दी थी, फ्रॉबल ने दी थी। तो इसमें देखिए, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर बिल्कुल नहीं दिया गया है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि की कोई बात ही नहीं है। विकास एवं वृद्धि, विकास सतत निरंतर प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें इसमें कहाँ बताई गई हैं? शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत से कोई मतलब ही नहीं है। अल्बर्ट बंडूरा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसको किसने दिया है?
फ्रॉगल ने दिया है, फिर से बता रहा हूँ। तो ये विधि किस पर है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। अब शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत क्या है? शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत का अर्थ यही है कि जब बच्चा है वो अपनी बॉडी से कोई कार्य करेगा, गतिविधि करेगा, तो उसका डेवलपमेंट जो है वो उसके शरीर का डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ मानसिक डेवलपमेंट भी होगा। शरीर के साथ साथ मानसिक भी डेवलपमेंट भी होगा। अब वो शरीर के अंगों को जब चलाएगा तो मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत हो जाएंगी। मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? मजबूत हो जाएंगी। और मांसपेशियों में जब मजबूती आएगी तो उसका जो विकास होगा वो बेहतर ढंग से हो पाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। और जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा है। फिर से, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रश्नों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? मैंने पियाजे की ऑलरेडी 3 क्वेश्चन करा चुके हैं और ये चौथा प्रश्न है। अब आपसे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर जानते होंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी जरूर बताइएगा। तो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पर जा रही है। किस पर जा रही है? मूर्त अनुभवों पर जा रही है। तो जन्म से 2 वर्ष तो होगा ही नहीं। 2 से 7 जो हमारा है ये पूर्व संक्रियात्मक है, 2 to 5 है, 2 to 7। और 7 to 12 जो है ये हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा। मैंने जो पियाजे का सेम टू सेम था वो मैंने आपको बताया था। 7 से 12, 7 से 11, 7 से एबव है तो आपका वही वो मूर्त संज्ञातक में जाएगा और 12 से ऊपर ही आपका अमूर्त में चला जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल कट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप, केवल अभिप्रेरणा से क्या विकास संभव है? आपको मैं मोटिवेशन ही करता रहा हूँ, केवल सारे दिन बैठा के केवल मोटिवेशन ही करता रहा हूँ, कुछ पढ़ाऊँ ना, तो क्या इससे विकास संभव है? नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, अभिप्रेरणा एवं अनुभव। बहुत अच्छी बात है कि आपको मैंने अभिप्रेरणा भी दी और अनुभव दिया। अनुभव का मतलब है प्रतिक्रिया कराई, कार्य कराया, जो भी करा रहा हूँ अभ्यास कार्य कराया और उस पर आपने बार बार अनुभव प्रतिक्रिया की प्रक्रिया की। जैसे थॉर्नडाइक का नियम में, मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और दिया गया है प्रभाव का नियम। तो उसी तरह से आपने किसी कार्य पर अभ्यास किया, तत्पर हुए, अभ्यास किया और उसको फिर अपने संज्ञान में बैठा लिया या अपने ध्यान में इंगित कर लिया। तो तत्परता हो गया, अभ्यास हो गया और अनुभव हो गया। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है डी ऑप्शन जो हमारा है, देखिए परिपक्वता बात आ गई है एवं अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अब परिपक्वता जो शब्द है ये अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ा यूनिकनेस है। यूनिकनेस का मतलब है कि खुद में ये अपना सब कुछ लिए हुआ है। परिपक्वता का मतलब ये हुआ कि अब जो बच्चा है ये हमारा परिपक्व हो चुका है। और परिपक्व कब होगा? वो जब उसका शारीरिक विकास पूर्ण हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या किशोरावस्था बोल सकते हैं। अमूर्त या किशोरावस्था के बाद की अवस्था, किशोरावस्था के बाद की अवस्था, यानी हम इसको क्या बोलेंगे? कौन सी अवस्था? प्रौढ़ावस्था इसको हम बोलेंगे, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में परिपक्वता पूरी तरह से आ गई रहती है। किशोरावस्था में परिपक्वता नहीं हुई रहती है और किशोरावस्था में ही वो अवस्था है जिसमें एक लिंग का दूसरे लिंग के विषम लिंग के प्रति आकर्षण होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, परिपक्वता एवं अनुभव। अब जैसे कोई परिपक्वता है, परिपक्वता का क्या मतलब है कि जैसे कोई बात या कोई घटना हुई है उसके बारे में अगर आप परिपक्व हैं तो आप जो भी उसके बारे में सोचेंगे, जो भी हल सोचेंगे उस पर आप विश्लेषण करेंगे कि ये करना सही है या नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपके मित्र की
शायद कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो आप उसके विभिन्न तथ्यों को सोचेंगे और फिर विश्लेषण करेंगे कि कौन सा तरीका मैं अपनाऊँ। वहीं पर अगर आप मैच्योर नहीं हैं, मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है, तो आपके दिमाग में जो आएगा वो आप तुरंत कर डालेंगे। यही अंतर है मैच्योरिटी और अनमैच्योरिटी में, सबसे बड़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है बहुत ही प्यारा, खिलौनों की आयु कहा जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? तो आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं। उपरोक्त सभी तो नहीं है। शैशवावस्था में बच्चा अपने अंगों के साथ ही खेलता रहता है। अंगूठा चूसना या उठना, लुढ़कना, अलग अलग विकास अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीके के कार्य वो करता है। इनको को अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, इस क्लासेस में बने रहिएगा। आगे मैं थ्योरेटिकल क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा CDP की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, वहाँ पर मैं विस्तार से आपको बताऊँगा। तो इस प्रश्न की बात करते हैं तो उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी जब दो भागों में तोड़ दिया गया तो ये देखा गया कि जो स्टार्टिंग की फेज होती है वो उसकी खिलौनों की आयु होती है, यानी पूर्व बाल्यावस्था जो उसकी होगी वो खिलौनों की आयु होगी। इसमें होता क्या है कि वो जितने भी खिलौने होंगे, या खिलौने ही नहीं, अगर उसको कोई स्लीपर्स यानी चप्पल वगैरह, जूता चप्पल, या कोई अन्य सामान है, बहुत सारे हैं, पाउडर का डिब्बा है, अन्य अन्य प्रकार के डिब्बे हैं, डिब्बियाँ हैं, वो उन चीज़ों को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। ये शब्द याद रखिएगा, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और उनके साथ वो खेलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट प्रश्न है ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में से निम्न से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात सम्मिलित नहीं है की बात की गई है, सम्मिलित नहीं है। देखते हैं। अच्छी बाहरी परीक्षा का आयोजन करना सम्मिलित है? बिल्कुल है। पुस्तकों से ज्ञान रटने को महत्व प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। NCF ने इसी बात को तो मना किया है। और बोझ कम करना, बालकों का जो बस्ते का बोझ है, इसके लिए भी कार्यक्रम चलाया गया था, बस्ते का बोझ कम करने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, बहुत सारी चीज़ें चलाई गई थी। तो फिर से कह रहा हूँ, अगर इन चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो इस क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कहता है पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना। अच्छी बात है पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना। NCF बोलता है कि आप अपने विद्यालय में कम से कम एक लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी ही जिसमें कुछ ही पुस्तक हों, बट वो पुस्तक बालकों के लिए उपयोगी हो, वो ज़रूर होनी चाहिए। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना सबसे बेस्ट है ये। अब मैंने जैसे आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे मित्र वाला एग्जांपल दिया कि अगर सक्रिय सदस्य है तो वह जैसे फ़ोन आएगा वो तुरंत अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए ज़रूर से ज़रूर जाएगा। तो वही चीज़ है। तो ये हमारे जो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन बेस्ट है। और यहीं पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर इन कभी कभी ये होता है कि आपको बेस्ट से भी बेस्ट पूछने लगता है, तो जहाँ पे भी अगर रटने को महत्व प्रदान ना करना, ये ऑप्शन नहीं होता। मान लीजिए इसका तो क्या राइट आंसर है? बी। लेकिन अगर एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये पूछता कौन सा भाग सम्मिलित है या कौन सा भाग महत्वपूर्ण है, मतलब कि उसके बिना कार्य वो होगा तो बेस्ट होगा, उसमें हम ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? क्योंकि जब आप बच्चे को उसकी पढ़ाई को, उसके ज्ञान को उसकी दैनिक क्रिया से जोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको समरस समूह के बारे में बताया, या मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल्स को वास्तविक जीवन से ही जोड़कर पढ़ाऊँगा, तो उससे होगा ये कि जब जैसे कोई कॉन्सेप्ट वो भूल रहा है तो वो याद करेगा कि हाँ हाँ, उन सर ने मुझे ऐसा बताया था, या मैंने ऐसी प्रतिक्रिया की थी तो वो हुआ था। अमूर्त संज्ञात्मक थी या पूर्व संज्ञात्मक थी, या अभिप्रेरणा क्यों हुई, नीड क्यों हुई। जैसे थॉर्नडाइक का आप ले लें, बिल्ली वाला प्रयोग ले लें, तो उसमें उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के बारे में जो उन्होंने बताया है, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में, तो उन्होंने यही तो किया है कि बिल्ली को बंद कर दिया था पिंजड़े के अंदर, और वो भोजन के लिए परेशान हो रही थी प्राप्त करने के लिए। तो उसी तरह से आप जब को आपको रियल लाइफ से पता होगा
कि इस सिद्धांत का जो महत्व है वो बच्चों के लिए क्या उपयोगी है या हमारे लिए क्या उपयोगी है, उस सिद्धांत से हम क्या सीखते हैं, तब उस सिद्धांत को अगर आप भूल भी जाएंगे तो भी एक प्रश्न को देखने के बाद आपको वो डेली जो आपने लाइफ से अपने रिलेट किया था वो आपको याद आ जाएगा। इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है बच्चों के विकास के सीरत सिद्धांत के अनुसार निम्न से क्या कथन सत्य है, हो सकता है। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा हो सकता है। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारा विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से पैर की ओर होता है, और डी कोई नहीं। तो डी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें से है। इसका राइट आंसर जो है वो ए है। अब ये विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिसमें सिरस्थ का सिद्धांत दिया गया है, विकास सिर से पैर की होता है, पैर से सिर की ओर, जैसे अनुदैर्ध्य में जब सिद्धांत देखेंगे, लंबवत में जब सिद्धांत देखेंगे, तो और मध्य भाग से परिधि की ओर भी सिद्धांत होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्र से परिधि की ओर। इसका एक अन्य नाम भी है जिसको बोलते हैं विकास जो है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसी तरह से अन्य सिद्धांत भी हैं। इनके बारे में पढ़ना हो तो मैं फिर से बोलूँगा, मेरे इस क्लासेस को ज्वाइन करिए और सीडीपी का लुत्फ़ उठाइए, और आगे चलकर मैं बेहतरीन ढंग से इन सारी चीज़ों को सीडीपी के क्वेश्चंस के साथ साथ अन्य थ्योरी भी पढ़ाऊँगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है बच्चा किस अवस्था में वातावरण से प्रभावित होने लगता है। अब बच्चा जो है वो वातावरण से प्रभावित होने लगा है। पहला है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। किशोर और प्रौढ़ में तो वो होता ही होता है, लेकिन अब बात आती है बाल्यावस्था और शैशवावस्था में। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन क्यों होगी? क्योंकि बाल्यावस्था जो है वो हमारी, अगर एवरेज देखा जाए तो, नॉर्मल देखा जाए तो 0 to 5 हमारा शैशवा रहता है, और 5 to 7 हमारा, या 5 to 10 हमारा जो भी है वो हमारा बाल्या होता है। तो अब वातावरण से प्रभावित होने लगता है। प्रभावित होने का मतलब है जो वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उनके अनुसार। अब शैशवावस्था है, शैशवावस्था बच्चे को आप कितना भी डांटिए, वो रो रहा है तो रोएगा ही। या जैसे कोई भी परिस्थिति आ गई है, कोई घटना हो गई है, तो उसको उस घटना के बारे में क्या पता, कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे पार्टी है, तो उस पार्टी के बारे में उसको क्या पता। लोगों को लोग सोचते हैं कि बच्चे को पार्टी में ले जाओ, हंसने लगता है। वो इसलिए नहीं हंसता है, बल्कि वो उसमें ये इतनी क्षमता ही नहीं होती है कि वो आपके पार्टी को समझ सके। बस वो सारी चीज़ों को देखता है, अलग अलग चेहरों को देखता है, और उन्हीं को देख के वो मुस्कुराता है, जिसको खुशनुमा मुस्कान बोलते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है कि बच्चा खुशनुमा मुस्कान किस एज में या किस उम्र में करता है। तो मंथ में देखें तो उसका होता है 2 मंथ, 2 महीने में, और ये जाता है शैशवावस्था में। और इसका जो राइट आंसर है वो है बाल्यावस्था। वातावरण से प्रभावित वो बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में वो प्रभावित नहीं होता है। और आज का जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से क्या विकास का एक सिद्धांत है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं। ये नहीं होती हैं, गलत बात है। अंतर संबंधित होती हैं। कैसे होती हैं मैं भी समझाऊंगा। सभी विकास की दर समान नहीं होती है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, हमेशा रेखीय नहीं होता है, अनुदैर्ध्य भी हो जाता है। तो ये गलत हुआ और ये गलत हुआ। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि आप इस प्रश्न में नहीं जोड़ लीजिए, नहीं चलने वाली प्रक्रिया। अब होगा ये कि आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कौन सा? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये इसका आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब विकास की प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती। अब आइए बताते हैं कैसे विकास की प्रक्रिया संबंधित होती हैं। बालक का शारीरिक विकास हो रहा है, मान लीजिए। अब शारीरिक विकास के लिए उसको अच्छा पोषण चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा पोषण। अब जब उसको अच्छा पोषण मिल रहा है तो उसका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी बेहतर ढंग से हो रहा है, मानसिक या बौद्धिक विकास।
अगर अब उसका मानसिक या बौद्धिक विकास बेहतर ढंग से हो रहा है, तो मानसिक या बौद्धिक विकास बेहतर ढंग से होने की वजह से, मानसिक विकास बेहतर ढंग से होने की वजह से उसका सामाजिक विकास भी तो बेहतर होगा, सामाजिक या नैतिक विकास भी तो बेहतर होगा। और जब सामाजिक और नैतिक विकास बेहतर होगा, तो जो बच्चा होगा वो अपनी जब प्रतिभा जो उसकी होगी वो उच्च होगी, और जब प्रतिभा उच्च होगी तो वो समाज के कल्याण में सहयोगी होगा, समाज कल्याण में सहयोगी होगा। समाज कल्याण में सहयोगी होना अच्छी बात है, क्योंकि जब समाज के कल्याण में सहयोग करेगा तो समाज हमारा बेहतर होगा। और एक बालक के लिए या एक मनुष्य के लिए बेहतर समाज होना आवश्यक है। तो आज की हमारी ये थी क्वेश्चन सीरीज। कैसे लगी क्वेश्चन सीरीज आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है। सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घर पे रहिए, अच्छे से मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।